अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बिनते मसूद की कलम से तहरीर करदा नावल मैं कौन पिया के एपिसोड नंबर 20 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। डार्क चॉकलेट टू पीस पहने एबक नक्सक से तैयार होता मिरर के आगे खड़ा अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करके ड्रॉ से जंजुआ कंपनी और विला की फाइल निकालता अपने कमरे से निकला। तेज़ी से नीचे आते एबक हमजा, रयान और फातिमा को देखते रुका। भाई अमल ठीक है ना? फातिमा ने पहल की। वो ठीक है, कुछ देर में वो इधर ही आ रही है। फातिमा तुम अमल के लिए कुछ अच्छे डिज़ाइन के कपड़े ले आओ हमजा के साथ जाकर। तीनों ने एबक के मुँह से अमल का नाम सुनते हैरत से मुँह खोला, जिस पर एबक ने तवज्जो ना दी। फिर रयान से कह गया, रयान तुम दाई अम्मा को डॉक्टर के पास ले जाओ, आज उनकी अपॉइंटमेंट है। रयान ने सरस बात में हिलाया। एबक कुछ कहे बगैर बाहर आया। ये सब क्या था? ये भाई ही थे ना? हमजा ने हैरत से पूछा। रयान ने कंधे उचकाए और दाई अम्मा के पास चला गया ताकि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाए, जबकि फातिमा नाम में सर हिलाती अपना पर्स लेने को हमजा के कमरे में चली गई। लैंड क्रूज़र में सवार होता एबक रुका। वजह विला में आते साकिब चौहान की कार थी। पोर्च में कार के रुकते ही एबक आगे हुआ और अमल की तरफ आया। दरवाज़ा खोलते अपने हाथ को आगे बढ़ाया ताकि अमल उसे थामे और बाहर आए। अमल ने अपना बनोला लगा हाथ आगे किया, जिसे एबक ने एहतियात से थामे अमल को बाहर आने का सहारा दिया। मस्टर्ड कलर की सूट में ब्लू दुपट्टा लिए अमल एबक के बराबर खड़ी अपनी सांस बहाल करने लगी। अंकल आप अंदर जाएं, मुझे डॉल से बात करनी है कुछ। एबक की बात पर अमल उसे देखने लगी, शायद उसे सुनने में शुबा हो। साकिब चौहान के जाने के बजाय कहने लगे, मुझे जाना होगा, मेरी बिजनेस मीटिंग है, तुम अमल को छोड़ आना। ठीक है, अमल पर नज़र रखी एबक ने कहा, जिस पर साकिब चौहान कार स्टार्ट करते विला से निकले। एबक की निहाल करती नज़रों से अमल ताज्जुब का शिकार हुई, तो उसे थामे खड़ा था। अंदर चले? अमल ने खामोशी तोड़ी, जिस पर एबक उसे कमर से थामे आराम से कदम उठाता विला ले जाने के बजाय नेक्सी में ले आया। सर, एबक सारशिया अमल को लिए नेक्सी में गए, जबकि बाकी घर वाले अंदर हैं। एबक और अमल को नेक्सी में जाता देखकर उसी आदमी ने रफ़ीक जंजुआ को बताया, प्लान चेंज करो, आज ही करो ब्लास्ट, और अभी, क्योंकि उस खबीस इंसान ने FIA की रेड करवा दी है। मैं ऑफिस में हूँ, जल्दी काम मुकम्मल करने की खबर दो मुझे। रफ़ीक जंजुआ के कहने पर वही मुलाजिम कॉल कट करता विला के पीछे चल दिया, जबकि मेन रोड से 2 कारें निकली, एक में फातिमा और हमजा, जबकि दूसरी में दाई अम्मा और रयान। एक चाल रफ़ीक जंजुआ ने चली और एक चाल वक्त ने चलनी थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। हम इधर क्यों? अमल ने ना समझी से एबक को देखा, जो तैयार था शायद ऑफिस जाने को, मगर वो उसे यहाँ क्यों लाया? एबक ने कंधों से थाम कर अमल को सोफे पर बिठाया और ख़ुद सेल पर आना से बात करने लगा। 10 मिनट के बाद जब एबक को लगा कि सब जा चुके हैं, तब अमल को अपने पीछे आने का कहकर ये नेक्सी से निकला, जिस पर अमल को गुस्सा आया। पहले यहाँ खुद से लाया और फिर बाहर जाना। आराम आराम से चलती अमल एबक के पीछे विला में आई कि एबक ने उसे बाहों में भर लिया। अमल एबक के रद्द अमल में हड़बड़ा गई, कहीं कोई देख ना ले। इब्बी, मुझे तुम्हें महसूस करने दो, मेरी डॉल, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, आबी की सांसों की डोर हो तुम, मखमूल लहजे में कहता एबक जा बजा अमल को चूमने लगा। अमल हैरत से एबक के लम्स को महसूस करने लगी। तुम ज़िंदगी हो मेरी, बहुत जालिम हूं ना मैं, तभी तुम्हें तड़पाया और दुख दिया। बस आज का दिन, फिर सब तकलीफ दूर कर दूंगा मेरी डॉल, एबक कहता अमल के होंठों पर झुका के पॉकेट में रखा सल बेज़र हुआ। बदमज़ा होते एबक ने सल देखा, जो राना की कॉल थी। क्या बना? कॉल पिक करते एबक ने पूछा। कौसर आंटी मेरे मरी वाले घर में, और अब मैं आयज़ा के पास अपार्टमेंट जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। बिना राना की सुने एबक ने कॉल कट की और अपनी पनाहों में खड़ी अमल को देखा, जिसका चेहरा एबक की शिद्दत से लाल हुआ पड़ा था। यही तो थी आबी की डोल, एबक की अमल। हाँ, उसकी अमल। अभी जाना होगा मुझे। दुआ करना मैं अपने माँ बाप के साथ अपनी फूफू यानी तुम्हारी मामा और पापा को इंसाफ दिला सकूँ, एबक कहता जाने लगा, मगर रुकता अमल का माथा चूम गया। इस लम्स पर अमल ने आंखों को मूंदा। क्या जालिम देव को पता चल गया कि मैं ही अमल हूँ? तभी वो मुझे डॉल कह रहे थे, पर उन्हें किसने बताया ये सब? ये सोच के आते अमल थमी, पर खुश थी कि उसके जालिम देव को उसका यकीन आ गया। मुस्कुराकर अमल उठी कि लैंडलाइन पर आते कॉल पिक करके, जिसको सुनते अमल की खुशी हवा हुई। वो चीख कर कुल्लाई और अपनी बेबसी और कमाईगी पर कॉल कट कर गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। हाँ। कॉल की कट होते ही अपने ऑफिस में बैठा रफ़ीक जंजुआ हंसा। सभी पागल हैं, सबके सब। देखना एबक सारशा, तुम्हें पागल ना कर दिया तो मेरा नाम रफ़ीक जंजुआ नहीं। चेयर से टेक लगाए रफ़ीक जंजुआ कह गया। तभी उसका सेक्रेटरी अंदर आते बोला, जिसके बोलने से पहले एबक सारशा करोफर से अंदर दाखिल हुआ, जिसको आता देखकर रफ़ीक जंजुआ हंस दिया। आओ आओ मेरे दामाद जी, कैसे हो? रफ़ीक जंजुआ के कहने पर एबक सारशा अपनी साइड स्माइल दे गया। मैं ठीक हूँ ससुर जी, बस तुम्हारे सितारे गर्दिश में लग रहे हैं मुझे, रफ़ीक जंजुआ के सामने बैठते हुए एबक ने कहा। सितारे गर्दिश में हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा, पहले ये बताओ कैसे आना हुआ? ऑफिस से दफ़ा हो जाओ, एबक ने सर्द लहजे में कहा, जिस पर रफ़ीक जंजुआ कहकहा लगाकर हंसा।
तुम मुझे मेरे ऑफिस से निकलने को कह रहे हो? वाह वाह, बिल्कुल रफ़ीक चंदुआ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने बैठकर बात करो। अपने मखसूस लहजे में ऐबक ने कहते साथ ही फ़ाइल रफ़ीक के सामने फेंकी, जिसको मुस्कुराते हुए रफ़ीक ने थामा और खोलते उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे रफ़ीक चंदुआ पढ़ रहा था उसके तासुरात बदल रहे थे। ये क्या बकवास है? फ़ाइल रखते रफ़ीक चंदुआ ने दरुश्ती से पूछा। हकीकत है, ये सच है जो तुमने दुनिया की नज़रों से ओझल रखा। ये झूठ है। रफ़ीक चंदुआ की ज़बान लड़खड़ाई। जो सच्चे होते हैं उनकी ज़बान कभी नहीं लड़खड़ाती रफ़ीक चंदुआ। तुम्हारे चेहरे के बदलते तासुरात, माथे पर आया कि पसीना और घबराहट तुम्हारे झूठ को झूठ बता रही हैं। ये फ़ाइल सच्ची है और तुम सरासर झूठ हो, सर्द लहजे में ऐबक कह गया। रफ़ीक चंदुआ अपनी चेयर से खड़ा होता अपनी टाई खोल गया। ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर रावलपिंडी थाना कायदे आज़म का SHO अंदर आए, जिसके साथ पुलिस एहलकार भी थे। रफ़ीक चंदुआ साहब, आपको गिरफ्तार करने का हुक्म मिला, आप हमारे साथ ताउन करें। SHO की बात पर सितारा सुनता रफ़ीक चंदुआ आग बगोला हुआ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे टुकड़ों पर पले और आज मुझे गिरफ्तार करने आए तुम छट्टा। आप ताउन करें हमारे साथ, कोर्ट के सख्त ऑर्डर्स हैं। SHO शकील छट्टा ने अपने एक एहलकार को इशारा किया, जिस पर रफ़ीक चंदुआ तिलमिला गया। 1 मिनट SHO शकील छट्टा साहब, आप इन्हें जिस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं पहले वो तो बता दें ज़रा। चेयर से उठते हुए ऐबक ने SHO शकील छट्टा की नेम प्लेट पढ़ते हुए पूछा। SHO शकील छट्टा ने साथ आए वकील को इशारा किया, जिसने बंद फाइल्स खोली और पढ़कर सुनाने लगा, जबकि बाहर मीडिया एक्टिव खड़ा कवरेज कर रहा था। रफ़ीक चंदुआ वल्द जुनैद चंदुआ को अपनी बीवी कौसर शाह को हब्से बेजा में रखने, उस पर तशद्दुद करने, उसके साथ ही अपने भाई शफीक चंदुआ और उसकी बीवी फलक शाह को रोड एक्सीडेंट में मारने के जुर्म में, साथ ही ज़ार शाह की बीवी सनम शाह के साथ जबरन ज़्यादती करने, फिर उसे मारने के साथ ज़ार शाह को कत्ल करने के जुर्म में, इसके अलावा बिजनेस में गैर कानूनी ज़राए का इस्तेमाल करने के साथ गबन के जुर्म में हुकूमत पाकिस्तान की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से गिरफ्तार करके आज ही अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जाता है। अपने ऊपर आयद इल्ज़ाम सुनते रफ़ीक चंदुआ सर तो स्पॉट रहा। जो अमाल वो किसी को बता ना सके आज सरेआम मीडिया पर सुनाए गए। तमाम इल्ज़ाम सुनता ऐबक कर्ब से आंखों को मूंद गया। कोई इंसान कैसे इतना गिर सकता है? मुजस्सम हकीकत रफ़ीक चंदुआ था, जिसने पैसे के लालच में अपने सारे रिश्ते तक गंवा दिए। ले चलो इन्हें। ऑफिस से मीडिया के अरकान के आने पर SHO शकील छट्टा ने रफ़ीक चंदुआ को ले जाने का हुक्म दिया, जिस पर उसको हथकड़ी लगाए एहलकारों की झुरमट में ले जाने लगे। मीडिया धड़ाधड़ तस्वीर के कवरेज देने लगा। 1 मिनट SHO साहब, मुझे बात करनी है ऐबक से, रफ़ीक चंदुआ ने कहा, जिस पर SHO शकील छट्टा ने इस बात में सर हिलाया। साइड पर खड़ा ऐबक ज़ार शाह ने अपनी आईब्रो उठाई। रफ़ीक चंदुआ आते साथ ही उसे गले लगा और कान में और फूंकने लगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे जेल भेजकर तुम जीत गए? बहुत गलत सोच है तुम्हारी। मैं तो मर जाऊंगा, मगर मरने से तुम्हारा सकूनो करार ले जाऊंगा। देखना चाहोगे तो बस इंतज़ार करो। ऐबक ने हैरत से रफ़ीक चंदुआ को देखा, जो उसका कंधा थपथपाकर उससे दूर हटा। फू, रफ़ीक कहता अहलकारों के साथ ऑफिस से निकला। दूसरी तरफ शाह विला में ब्लास्ट हुआ, जिससे ऐबक अनजान था। तीसरी तरफ रफ़ीक चंदुआ के पालतू कुत्तों ने सेंटोरस में बने ऐबक के अपार्टमेंट पर हमला किया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। ऐबक को कॉल करके राना लिफ्ट से बाहर निकला और अपार्टमेंट की कीज़ निकलता लॉक से लगा के, मगर खुले दरवाजे पर राना चौंका। छठी हिस्से जागते राना अलर्ट होते नंबर पर मैसेज करता, अपनी पॉकेट से गन निकालता एहतियात से अंदर आया। दिमाग पर आयशा सवार थी, कहीं उनसे तो कुछ नहीं हुआ। कॉरिडोर से हॉल में आते राना एक चील नज़र उस पर आसपास डाल गया। हॉल में बिखरे हुए टूटे सामान पर ध्यान से पाँव रखता राना किचन में गया। वहाँ सब क्लियर होने पर राना गन पर गिरफ्त जमाए पहले ऐबक के कमरे में गया, जहाँ पर सब बिखरा पड़ा था। आयशा की तलाश में राना ने नज़र की, जो नाकाम रही। दिल की धड़कन लम्हा ब लम्हा तेज़ होती ही राना को महसूस हुई। खुद को पुरसकून करता राना ऐबक के कमरे से निकलता अपने कमरे में गया। अपार्टमेंट में यही 2 कमरे थे। अपने कमरे में आते राना ने पहले बाथरूम चेक किया, मगर लाहासिल। फिर बेड के नीचे देखने को राना झुका कि बालकनी में हलचल महसूस करता राना ठटका। कान पर गिरफ्त जमाए हुए राना बालकनी का पर्दा पीछे किया, जो बंद था। उसे दूसरे हाथ से खोले राना बालकनी में आया कि सर पर पड़ने वाले गुलदान ने राना के 14 तबक रोशन किए। क्या वहशत! राना कहता मुड़ा और सामने खड़ी आयशा को घूर गया। अपना सर पीछे से थामे राना कुछ सख्त कहते रुका। पिछले चंद मिनट से उसकी सांस खुश्क थी और अब ये लड़की उसकी जान हवा करने के दर पर थी। तुम ठीक हो? घबराती आयशा ने आगे होता पूछा, जिसको एक घूरी देता राना कमरे में आया। पीछे पीछे आयशा भी अंदर आई थी। तभी गार्ड्स अंदर आए। सर सब क्लियर है, एक गार्ड ने आगे होते कहा। कौन थे वो लोग? सर मालूम नहीं, मगर वो बस यहाँ तोड़ फोड़ करने आए थे। हम उन्हें पहचान ना सके, वजह उनके चेहरे ढके होना था, राना के पूछने पर उस गार्ड ने बताया। चलो अब, गार्ड से कहकर राना आयशा से कह गया, जो अब अपनी उंगलियों से खेल रही थी। राना के कहने पर इससे पहले कमरे से निकलती, फिर रुकती बोली, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आयशा के पूछने पर राना आयशा के पास आते रुका। डर के मारे आयशा हिल भी ना सकी। अपने गिर्द ऑक्सीजन की कमी आयशा को महसूस हुई। सांस लेने को आयशा ने मुंह खोला कि राना अपनी उंगली अपने होंठों के बीच रखे।
आयशा ने फ़ौरन से मुंह बंद किया। राना ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर आयशा के गले में झूलता स्कार्फ लिया और अपने माथे पर बांध दिया। शीशे का आवाज़ लगने से अगरचे खून नहीं निकला था मगर दर्द ज़रूर हुआ था। चलो अब, स्कार्फ बांध कर राना ने कहा और चल दिया। एक फसून था जो टूटा। आयशा आराम से राना के पीछे चलने लगी। राना के रुकते ही आयशा भी रुकी। तुम रुको, आयशा से कहता राना अपने कमरे में चला गया। आयशा को गुस्सा आया जो उसे चोट का बताने की बजाय अपनी ही कही जा रहा था। राना वापस आता अपनी स्किन चादर आयशा के गिर्द उड़ा गया। एक बार फिर आयशा को अपने गिर्द ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। पलकों की झालर इस दफ़ा झुक गई थी। ठीक हूँ मैं, ये दर्द इतना नहीं जितना दर्द ये इश्क देता है, गंभीर लहजे में आयशा पर नजर रखे राना ने कहा। आयशा ने राना को देखा जिसकी नज़रों का पैगाम आयशा नासमझी से देखती रही। सेल के बसर होने पर राना ने चादर छोड़ी जिसको गिरने से पहले आयशा ने किसी आमाज का की हिफाजत करने की तरह अपने गिर्द समेट लिया। चलो अब, सेल पर आते कॉल कट करता राना ने बेतासुर कह के आयशा राना के कदमों का साथ देने लगी। क्यों ख्वाबों पे तेरे साए हैं, दिल क्यों है तन्हा मेरा, क्यों खामोश है ज़बान मेरी, अश्कों से कह पाऊँ ना, क्यों दर्द है इतना तेरे इश्क में, रब्बा वे रब्बा वे। पार्किंग में आते राना ने कार अनलॉक की। आयशा को बैठने का इशारा किया जो राना के बराबर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। मुझे प्यास लगी, आयशा बोली, जिस पर राना ने पीछे पड़ी बोतल आयशा को दी। आयशा ने पानी पी और बोतल अपनी गोद में रखी। राना ने कार को मेन स्ट्रीम में डाला, फिर साथ ही एबक को मैसेज कर दिया। 10 मिनट के बाद राना ने साथ बैठी आयशा को देखा जो साथ थी मगर अपने हवास में नहीं थी। राना ने एक नज़र आयशा के गोद में रखी बोतल को देखा और स्टीयरिंग पर हाथ मार के तेज़ी से कार को मरी हाईवे पर डालता स्पीड तेज़ करके। क्यों दर्द है इतना तेरे इश्क में, रब्बा वे रब्बा वे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। रफ़ीक चिंटुआ के जाने के बाद एबक उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ऑफिस के मामला देखने लगा। अली से सारे स्टाफ को रीऑर्गेनाइज़ करो, मुझे इस ऑफिस में रफ़ीक का कोई करता धरता नहीं चाहिए। इस ऑफिस को सारे हरामों से पाक करो और इस काम में तुम्हारी मदद ज़ात करेगा। अलीज़े को ब्रीफ करके एबक ने उसे जाने को कहा जो अपना नोट पैड लिए चिंटुआ कंपनी के मैनेजर ज़ात के साथ चली गई। एबक ने सामने चलते टीवी का वॉल्यूम तेज़ किया जहाँ पर एंकर पर्सन चीख चीख कर रफ़ीक चिंटुआ की गिरफ्तारी का बता रहा था। ज़राए से मालूम हुआ कि रफ़ीक चिंटुआ अपने भाई शफीक चिंटुआ और दोस्त तार शाह के कत्ल में मुलव्विस होने के साथ साथ गैर कानूनी काम भी करते रहे। जी हाँ नाजरीन, ये वही सार शाह हैं जिनके बेटे एबक सार शाह के साथ रफ़ीक चिंटुआ की बेटी आयशा रफ़ीक की शादी हुई है। इस शादी की क्या वजह थी, ये सब जानने की कोशिश की जा रही है। क्या एबक सार शाह अपने वालिदैन के कातिल से अनजान था या ये शादी कोई साजिश थी। एंकर पर्सन के इस बात पर एबक ने सर झटका। और नाजरीन, आपको बताते चलें कि एबक सार शाह के विला शाहविला में जो कि गुलबर्ग सेक्टर ए में है उस पर ब्लास्ट की इत्तला मिली है। जानने के लिए अपने नुमाइंदे से पूछते हैं। जी अली। एंकर पर्सन की बात पर एबक बदहवास होता दूसरा न्यूज़ चैनल लगा गया जहाँ पर शाहविला के फुटेज एबक देखता थमा जो राख हो रहा था। दिमाग में अमलदार आई। एबक फ़ौरन से शाहविला की जाने भागा। कामरान, एबक चीखा जो इस तला के बारे में पहले ही जान गया था। एबक के कुछ कहने से पहले ही उसने लैंड क्रूज़र का दरवाज़ा खोला जिसमें एबक के सवार होते ही उसका स्क्वाड शाहविला की जानिब तेज़ी से निकले। ये नावल आप किताब नगरी के यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। क्लिनिक में दाई अम्मा की दवाइयाँ लेता रयान न्यूज़ की जानिब मतवज्जह होते फटी आंखों से सब देखता दाई अम्मा को लिए शाहविला की जानिब निकला। दिमाग हमसा, फातिमा और अमल की जानिब लगा था जो विला में थे। तीनों की खैरियत की दुआ करते रयान गुलबर्ग सेक्टर ए में आते कार की स्पीड कम करके रोड पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, पुलिस सायरन की आवाज़ और साथ ही एम्बुलेंस सर्विस, मीडिया का शोर। रयान ने दाई अम्मा को कार में रहने का कहकर कार से निकला और विला की जानिब भागा। शॉपिंग मॉल में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर बड़ी सी एलईडी पर शाहविला की जलती तस्वीर देखते फातिमा और हमजा शॉपिंग बैग वहीं छोड़ी विला को भागे। कार में सवार होते फातिमा ने एबक को कॉल मिलाई मगर वो उठा नहीं रहा था। फिर रयान को कॉल की जो कार में ही पड़ा था मगर दाई अम्मा का ध्यान नहीं था। वो दुआ को थी अपने बच्चों के लिए। हमजा जल्दी करो प्लीज़, फातिमा की भराई आवाज़ में कहने पर हमजा स्टीयरिंग पर हाथ मार के वजह ट्रैफिक का जैम होना था। गुलबर्ग सेक्टर ए में आते हमजा ने कार पीछे पार्क की। फातिमा को लिए विला की तरफ रश चीरता चला गया। दिलो दिमाग हज़ारों अंदेशों की नज़र हो रहा था। बिजनेस लंच के दौरान साकिब चौहान की नज़र रेस्टोरेंट में चलते टीवी पर पड़ी जहाँ चलते न्यूज़ पर साकिब चौहान लंच छोड़े विला की जानिब चल दिए। दिमाग में कौसर की बातें गूंज रही थी पर उसके मुताबिक उफ एबक मेरे बच्चे, या अल्लाह मैं पहले ही अपने आधे ख़ानदान को खो चुका हूँ, अब मज़ीद खोने की सख्त नहीं मुझे मत आसमा इतना मेरे रब, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। रास्ते भर साकिब चौहान सबकी खैरियत की दुआ करते शाहविला के पास आते रुके जिसके बाहर पुलिस एहलकार मीडिया को रोके हुए थे। तो फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ़ थे तो एम्बुलेंस का शोर इंतहा का था जो साकिब चौहान का रोम रोम कपकपा गए। अल्लाह पाक का नाम लेते साकिब चौहान आगे आए कि मीडिया के अरकान उन्हें देखते भागे मगर पुलिस एहलकार की वजह से बचे हुए पीछे हुए और साकिब चौहान येलो लाइन से अंदर चले गए। एबक, चलते विला को देखते हुए एबक साकिब चौहान की आवाज़ पर उनकी जानिब मतवज्जह हुआ जिसकी नज़रों में वहशत ही वहशत थी। साकिब चौहान ने एबक को गले लगाया। बेतासुर एबक उनसे लगा रहा। मैं लुट गया अंकल, कर्ब से एबक कह गया। कुछ नहीं हुआ, हमारे बच्चे महफूज होंगे, तुम देखना।
ثاقب چوہان نے کس منہ سے تسلی دی کہ وہی جانتے تھے۔ تبھی پیچھے فاطمہ کو تھامے حمزہ آیا، جس کے ساتھ ہی اڑے رنگ کے ساتھ ریان آیا۔ بھائی! حمزہ اور ریان کی پکار پر ایبک فوراً سے پلٹا، سامنے تینوں کو دیکھتا ان کی جانب بھاگا۔ تم لوگ ٹھیک ہو نا؟ جا بجا دیکھتے ہوئے ایبک نے پوچھا، جس پر حمزہ اور ریان نے سرس بات میں ہلایا۔ ایبک دونوں کو گلے لگا گیا۔ ثاقب چوہان نے شکر ادا کیا۔ فاطمہ نے عمل کی تلاش میں نظر کی۔ عمل کی طرح بھائی؟ الفاظ تھے یا سیسا؟ ایبک نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا۔ کیا وہ تم لوگوں کے ساتھ نہیں تھی؟ نہیں بھائی۔ کیا؟ ایبک جو سمجھ رہا تھا کہ عمل ریان اور فاطمہ کے ساتھ ہوگی، اس کی غیر موجودگی اسے ہلا گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور ایبک اپنے حواس کھوتا وہیں پر ڈھیر ہوا۔ بھائی! تینوں یک وقت چیخے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سر سارا ولا جل کر راکھ ہو گئے۔ مالی نقصان تو بہت ہوئے، مگر وہاں کسی جانی نقصان کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی۔ سب ملازمین محفوظ ہیں۔ تفتیشی افسر کی اطلاع دینے پر ثاقب چوہان کے ساتھ حمزہ، ریان اور فاطمہ نے سکھ کا سانس لیا۔ یعنی ان کی عمل زندہ ہے، پر وہ کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا۔ شاہ ویلا میں ہونے ہوئے بلاسٹ کو آج ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ سارا ملبہ سمیٹ لیا گیا تھا، جبکہ بلاسٹ ہوا ہی مرکزی گیٹ کی طرف تھا، جس سے ویلا کی پچھلی عمارت کو زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، مگر شیشے سب ٹوٹ گئے تھے، جہاں پر سب کام جاری اور ساری تھا۔ آفیسر، پتہ چلا کہ یہ کیسے ہوا؟ چوہان صاحب، ابھی اس حوالے سے کوئی حتمی رپورٹنگ آئی، مگر اس کے سارے تانے بانے رفیق جنجوا سے مل رہے ہیں، کیونکہ جو ملازم گرفتار ہوا تھا جائے وقوع سے، اس نے آخری بار بات ہی رفیق جنجوا سے کی تھی۔ آفیسر کی بات پر سب کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں چلتا ہوں، آفیسر اجازت لیتا چلا گیا۔ پیچھے سب صدمے میں گھرے اپنی اپنی سوچ میں گم ہوئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک ہفتہ قبل۔ تمہیں بہت مان ہے اپنے ایبک پر، وہی تمہارا مان توڑنے والا ہے۔ اگر یقین نہیں تو شاہ ولا کے پچھلے دروازے سے نکل کر ولا سے باہر چلی جاؤ، کچھ دیر میں ولا میں بم بلاسٹ ہونے والا ہے۔ فون کان سے لگائے عمل صدمے میں گھری رفیق جنجوا کی باتیں سن رہی تھی، جو اپنے لہجے کی بناوٹ سے عمل کو جھوٹ دکھا رہا تھا۔ عمل کا دل چاہا کہ رفیق جنجوا کی باتوں پر یقین نہ کر سکا۔ لگتا ہے تمہیں میرا یقین نہیں آیا، مگر ایک آخری بات میری مان کر تو دیکھو، تمہارا چاچا ہوں۔ عمل کی خاموشی پر رفیق جنجوا نے زہر افشانی کی، عمل میں حرکت میں آتی چیخی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کی وجہ سے میں مشکوک بنی، میری شناخت تک جھوٹ بنا دی آپ نے، اور اب مجھے اس سے بدگمان کر رہے ہو۔ بد دماغ لڑکی، میں تمہیں بچا رہا ہوں، اگر مرنے کا شوق ہے تو مرو، نیک نیتی سے تمہاری مدد کرنا چاہ رہا تھا میں۔ عمل کی بات پر رفیق ذرا غصے سے بولا۔ ابھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، عمل نے حتمی لہجے میں کہا اور فون رکھنے لگی کہ رفیق جنجوا کی ہنسی سنتی تھمی۔ ہاں ہاں ہاں، محبت وہ کسی سے نہیں کرتا، اگر اسے محبت ہے تو بس اپنے بھائیوں سے۔ تم سے نفرت کرتا ہے وہ، اتنی نفرت کہ اس نے اس ولا کے ساتھ ساتھ تمہیں ختم کرنے کا پلان کیا، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اپنے بھائیوں کو ولا سے لے گیا۔ تم بتاؤ، تمہارے علاوہ ولا میں کون ہے؟ رفیق جنجوا سچ ہی کہہ رہا تھا، وہ اکیلی تھی یہاں۔ کیا ابھی اس سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ وہ اسے جان سے مارنا چاہتا ہے؟ پھر وہ سب کیا تھا جو ولا جانے سے پہلے ایبک نے اسے کہا؟ وہ محبت، وہ لمس۔ اگر زندگی پیاری ہے اور جگہ چلی جاؤ، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ رفیق جنجوا کے آخری الفاظ سن ہوتے دماغ سے سنتی عمل فون رکھتی اوپر آئی، آنکھوں سے نیر بہنا شروع ہوا۔ وہ کون تھی؟ کیا تھی اس کی پہچان؟ اور کیا ایبک اسے سچ میں مارنا چاہتا ہے؟ عمل سب سوچتی اسٹڈی میں آتی، پین اور پیپر لیتی، ایبک سے سوال کرتی، کاغذ نیلی سیاہی سے بھرنے لگی، پھر اسے دراز میں رکھتی خاموشی سے ولا کے پچھلے دروازے سے نکلی، مگر جانے سے پہلے وہ آدھے گھنٹے پہلے کے تمام ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر گئی۔ کچھ دور آتے ہی عمل نے بلاسٹ کی آواز سنی جو اس کی ذات کے پرخچے اڑالے گئی۔ عمل نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، بس سر پر دوپٹہ لیے ناک کی سیدھ میں چلتی گئی۔ تو یہ ثابت ہوا کہ عمل شفیق، اس بھری دنیا میں تمہارا کوئی نہیں، سب مطلبی ہیں، اپنا اپنا مطلب پورا کیا اور چل دیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی پیا، میں کون پیا، میں کون پیا، ہزاروں خواب سجائے میں تیری دہلیز پہ آئی پیا، تیری بے قدری جانتی میں روتی پیا، تیری کچھ ادائیوں پر لب سیتی پیا، تیری بے رخی مجھے مارتی پیا، میں تجھ سے سوال کرتی پیا، میں کون پیا، میں کون پیا، تیرے گھر کو اپنے ہاتھوں سے سجاتی سنوارتی پیا، تیرے کچن کو اپنے ہاتھوں کے پکوان سے مہکاتی پیا، تیرے آنگن کے ہر ایک پھول کی کاٹ چھانٹ کرتی پیا، تیرے کوڑے دان کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی پیا، میں تجھ سے سوال کرتی پیا، میں کون پیا، میں کون پیا، تیرے کمرے میں تیرے ہی بستر پر تیرے لیے سیج سجاتی پیا، تیرے لیے سجتی سنورتی شرماتی اور لجاتی پیا، اپنی قربت سے تجھ کو مہکاتی تجھے مکمل کرتی پیا، تیری وحشتوں کے پانی کو اپنے خون سے سینچتی پیا، میں تجھ سے سوال کرتی پیا، میں کون پیا، میں کون پیا، مجھے بتا تیری زندگی میں میرا کیا مقام پیا، لوگ کہتے ہیں میں تیری نصف بہتری پیا، پر تو یہ بتا تیرے دل میں، دماغ میں اور آنکھوں میں کون پیا، میں کون پیا۔ آنسوؤں سے لبریز عمل کے ہاتھ کی لکھی تحریر پر ایبک کاغذ کو خود سے لگا گیا۔
نہیں تھا جواب اس کے پاس اس بات کا. کیا جواب دیتا وہ عمل کی ان سب باتوں کا؟ ستم کی انتہا کر دی تھی اس نے اس پر. وہ سب سہتی رہی، چپ رہی، اور ایسی چپ رہی کہ اپنی خاموشی کی مار مارتی اسے چھوڑ کر چلے گی. کب، کہاں، کیسے اور کس طرح؟ ایبک ہفتہ ہو گیا تھا نہ جان سکا. ہر کوئی عمل کی تلاش میں سرگرداں تھا، مگر وہ ایسی غائب ہوئی جیسے موجود ہی نہیں تھی. ایبک بچے. دائیمہ کی پکار پر ایبک نے اپنے آنسو صاف کیے اور مڑ کر انہیں دیکھا جو خود عمل کی سچائی جانے کے بعد اس کے غائب ہونے پر نڈھال تھی. جی دائیمہ. بچے کب تک ایسے کمرے میں بند رہو گے آپ؟ آپ کے بھائی آپ کو سننا چاہتے ہیں. آپ کی خاموشی انہیں آپ سے بدگماں کرے گی. انہیں بتائیں آ کر سب. دائیمہ نے ایبک کو کمرے سے نکلنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہوئے یہ سب کیا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا. جانتا ہوں دائیمہ، پر میں کیا کروں؟ کہاں سے لاؤں ان کی عمل کو؟ کیسے بتاؤں سب میں؟ ایبک کے لہجے میں بے بسی بولی. بچے آپ کو یہ سب کرنا ہوگا، ہمارے لیے اور سب کے لیے. دائیمہ کی بات پر ایبک لب بھینچ گیا. تبھی رانا نوک کرتا اندر آیا. ایبک، میں عائزہ اور آنٹی کوثر کو یہاں لے آیا ہوں. رانا کے کہنے پر ایبک چپ رہا. بس سب ہار گیا تھا. اگرچہ عدالت نے رفیق جنجوا کو سزائے موت سنا دی تھی، جاتے جاتے وہ ایبک کو بے سکون کر گیا. عمل کو سے جدا کرتا زندگی بھر کی بے سکونی دے گیا تھا. ایک گہرے ملال میں ایبک گھر گیا تھا. بیٹا جو کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا، سب تمہارے انتظار میں ہیں. دائیمہ ایبک کا کندھا تھپ تھپا کر نیچے چل دی. کیا سوچا تم نے پھر؟ رانا کے پوچھنے پر ایبک بے بس لہجے میں کہہ گیا. اس کے سوا آپ کوئی سوچ نہیں آتی. نہ جانے وہ کہاں ہیں. ایبک کی بات رانا کو چپ کر گئی. پر ایک بات ہے، اگر ڈال نہیں تو کوئی بھی نہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ انصاف کر سکوں. ایبک کی اس بات پر رانا تھما. کیسے انصاف؟ رانا کو کشمکش میں چھوڑتا ایبک نیچے چلا آیا. خالی کمرہ پاتے رانا بھی ایبک کے پیچھے کمرے سے نکلا. جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.